हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं और अपने लाइफ में बहुत बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। ईश्वर करे कि आप इसी तरह से अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा करते रहें। तो हम लौट आए हैं अपने एक एजुकेशनल वीडियोस के साथ, जो कि मैं कल से आपको बता रहा था कि हमारा एक एजुकेशनल वीडियो जल्दी लॉन्च होने वाला है और उसके साथ ही हम अपना सीरीज स्टार्ट कर देंगे लॉन्च करना। ठीक है, तो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट पार्ट 1। तो इसमें बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाई इन्वेस्टमेंट इज़ नीडेड। ऑफ कोर्स ये टोटली इन हिंदी लैंग्वेज में है, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज में किसी भी बात को अच्छी तरह से समझना बहुत ही लेमन लोगों के लिए भी बहुत ही आसान हो जाता है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी हम बहुत ही आसान भाषाओं में और आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के इस सेशन में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, वह मैंने एक टेबल कंटेंट के माध्यम से यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। तो देखते हैं कि वो सारे पॉइंट्स क्या हैं। व्हाई इन्वेस्टमेंट इज़ नीडेड, वो हम जानेंगे कि क्यों ये ज़रूरी है, क्यों इसकी ज़रूरत हर किसी को पढ़नी चाहिए। ऑफ कोर्स आज के डेट में किसी को पढ़ती नहीं है। आई थिंक एक फाइनेंशियल लिटरेसी का लैक है। लैक इन द सेंस कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि इन्वेस्टमेंट से क्या फ़ायदे हैं और ये करना चाहिए भी कि नहीं करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें हैं और इसी की वजह से मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि एक फाइनेंशियल एजुकेशन का एक सेशन, एक सीरीज़ बनाया जाए जिसमें जीरो से लेके हीरो बनने तक का पूरा एक रास्ता क्लियर हो। ठीक है, तो हम इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट इसका सीरीज़ का नाम है, बट उसमें जो पहला पार्ट आता है कि वाई इन्वेस्टमेंट इज़ नीडेड। ऑफकोर्स कि स्टॉक मार्केट में जाने से पहले मुझे ये पता रहना चाहिए कि मैं उधर जा क्यों रहा हूँ। ठीक है, तो वाई इन्वेस्टमेंट इज़ नीडेड। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, मिथ्स एंड फैक्ट अबाउट द फाइनेंशियल एजुकेशन। यस ऑफकोर्स इस पॉइंट की भी ज़रूरत पड़ी, क्योंकि लोग फाइनेंशियल मार्केट में आने से डरते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ झूठी धारणाएं और कुछ बेबुनियाद धारणाएं बनी हुई हैं कि फाइनेंशियल मार्केट में जाने से बहुत ही ख़तरा है, बहुत ही रिस्क है। वहाँ जाके लोग अपने पैसे डुबा लेते हैं, लोग कंगाल हो जाते हैं, पूरा गैम्बलिंग होता है। इस तरह की बहुत सारी धारणाएं हैं और ये भी धारणाएं हैं कि वहाँ जाने के लिए वही लोग जा सकते हैं जिन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छी एजुकेशन है, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। तो ये सारे मिथ्स जो है और उसके अगेंस्ट में जो फैक्ट्स होते हैं कि एक्चुअल फैक्ट्स है क्या फाइनेंशियल एजुकेशन में, फाइनेंशियल एजुकेशन गेन करना, फाइनेंशियल एजुकेशन लेना क्या सच में इतना डिफ़िकल्ट है। तो ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद हमें ये भी समझना होता है कि सच में फाइनेंशियल एजुकेशन ज़रूरी है। अगर ज़रूरी है तो कितना, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द फाइनेंशियल एजुकेशन। अगर मैं ये एजुकेशन लूँगा तो फिर इस एजुकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है मेरा लाइफ में। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हम थोड़ा एक छोटा थॉट दे के सोचने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ दैट एंड व्हाई इन्वेस्टमेंट इज़ नीडेड। ठीक है, तो क्या आप कुछ सोच पा रहे हैं जब आपके सामने ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई इन्वेस्टमेंट इज़ नीडेड, तो आपके दिमाग में भी कुछ थॉट आ रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि व्हाई इन्वेस्टमेंट इज़ नीडेड, व्हाई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इज़ नीडेड। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट बहुत टाइप के होते हैं। लाइक आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी एजुकेशन को गेन करने में, वो भी एक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। जैसे लोग इंजीनियर डॉक्टर के लिए 4 साल 5 साल अपना टाइम इन्वेस्ट करके, पढ़ाई लिखाई करके एक इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं और पूरा लाइफ अच्छा इनकम गेन करते हैं। तो इसी तरह से एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है। आप अपने फाइनेंशियल इनकम को इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, सो दैट आपको एक अच्छा बेनिफिट हो। वो किस तरह से होगा वो हम आगे देखेंगे। तो जस्ट ट्राई कीजिए सोचने का इस टॉपिक पे। सोचिए आपके आसपास में देखिए, आप अपने पास देखिए, आप अपने आस पड़ोस में देखिए।
कुछ न्यूज़ आती है उन लोगों से कंपेयर कीजिए, तो पिछले 10 साल 20 साल पीछे जाके और आज के डेट से कंपेयर कीजिए, तो इस तरह से आप ज़रा सोचेंगे। बोलते हैं ना, चिंतन मनन करने से बहुत सारे समस्याओं का, बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाता है। तो इस तरह से थोड़ा हमें सोचना होगा कि वाई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इज़ नीडेड। तो थोड़ा हम एक दो पॉइंट पे नज़र डालते हैं, क्या सच में ये होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वाई इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो कुछ लोगों का कहना था कि इन्वेस्टमेंट एंश्योर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ठीक है। तो क्या ये सच में होता है कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर फाइनेंशियल जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगा, जो मेरा प्रेजेंट में जो मेरे पास फाइनेंशियल इनकम है वो बढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन होंगे, या फिर आने वाले समय में वो काफ़ी बड़े अमाउंट में मुझे मिल सकता है। तो इस तरह से मेरा एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिलता है मुझे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे कुछ। ग्रो मतलब आप अपने वेल्थ को ग्रो कर सकते हैं। जो आपका फाइनेंशियल इनकम है वो एज आइडल बैठने से अच्छा आप उस इनकम को क्या ग्रो कर सकते हैं, वो कैसे ग्रो कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर वो ग्रो होगा तो ऑफकोर्स इनडायरेक्टली क्या हो रहा है कि वो जो एवरी ईयर आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसके अगेंस्ट भी वो फाइट कर रहा है, ठीक है। मतलब आपके ऊपर उतना लोड नहीं आने देगा। तो क्या ये सारी चीज़ें सच है या मीथ है या रियली इट इज़ फैक्ट, तो ये कैसे समझ में आएगा। ऑफकोर्स ये सारी चीज़, किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमें उसके बेस को समझना, फंडामेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। और वो सब चीज़ें कहाँ से आती है हमें, ऑफकोर्स एजुकेशन। तो दैट्स वाई द फाइनेंशियल एजुकेशन इज मस्ट फॉर एवरीवन। आप कंटिन्यू हमसे जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए। हम बेसिक से लेके आपको प्रो लेवल तक जो एजुकेशन का ज़रूरत होता है एक मार्केट में सस्टेन करने के लिए, एक मार्केट को समझने के लिए, वो सारे सीरीज़ हम बनाना स्टार्ट कर चुके हैं और धीरे धीरे आप तक वो पहुंचती रहेगी। जस्ट हमारे साथ जुड़ने का कोशिश कीजिए, और नहीं कोशिश तो आप बस एक अपना विश, इनर विश बनाइए कि मुझे सच में करना है ये। तो ऑफकोर्स अगर आज आपने ठान ली है ना, तो मैं गारंटी बोल सकता हूँ कि आज से 1 साल बाद जब आप पूरे सेशन हमारे अटेंड कर लोगे, जैसे जैसे हम अपलोड करेंगे उस तरह से जैसे जैसे आप उसे समझोगे और उसके अकॉर्डिंग चलोगे, तो ऑफकोर्स बहुत ही अच्छा आपके लिए और फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो क्या ये दोनों पॉइंट जो हमने अभी देखा है कि मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, ग्रो वेल्थ होता है, इन्फ्लेशन से बेटने लाभ, तो क्या ये सारी चीज़ें होती हैं। चलो एक काम करते हैं, हम इस चीज़ को किसी एक एग्जांपल की तरह, एक एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जो एक अकाउंटेंट है एक मल्टीनेशनल कंपनी में, जहाँ पर उसकी सैलरी जो है, मंथली सैलरी 25,000 है, और मंथली एक्सपेंसेस फॉर फूड, ट्रांसपोर्टेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस एंड ऑल, घर के खर्चे वगैरह सब लेके उसके बाद 15,000 के जो एक्सपेंसेस होते हैं, फिक्स एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद मंथली सेविंग्स बचती है। ऑफकोर्स वो 25,000 कमा रहा है, 15,000 एक्सपेंसेस जा रहे हैं उसके, तो ऑफकोर्स सीधी सी बात है कि 25,000 माइनस 15,000 वो 10,000 उसके बाद सेविंग्स हो रहे हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर अब मैं इन्वेस्टमेंट की अगर बात करूँ तो यहाँ पे हम थोड़ा कुछ फैक्टर्स हैं जो थोड़ा एज्यूम करते हैं कि इसके केस में, पर्सन के केस में इस तरह के एजम्पशंस हम ले रहे हैं सिर्फ बातों को समझने के लिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या वो एजम्पशंस हैं। तो पहला तो है कि ये ऑफकोर्स मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, मल्टीनेशनल कंपनी के ग्रोथ भी उतने अच्छे होते हैं, रेवेन्यू भी बहुत ही अच्छे होते हैं। तो कंसिडर करते हैं कि इसका एम्प्लॉयर इतना अच्छा है कि एवरी ईयर 10% ऑफ सैलरी हाइक दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, इन्फ्लेशन एवरी ईयर 8% से बढ़ रहा है, ठीक है। ऑफकोर्स ये रियलिटी चेक भी है कि 8% एवरी ईयर बढ़ता भी है अप्रॉक्स, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी उसी हिसाब से बढ़ती है।
और कंसिडर करते हैं कि आगे के 20 साल तक ही काम करने वाला है टू अर्न दी मनी, ठीक है। एंड आफ्टर दैट उसके कोई ऐसे विचार नहीं है कि वो रिटायरमेंट के बाद काम करेगा। वो सोच रहा है कि भैया हम अपना 20 साल तक काम करेंगे, इतने पैसे जमा कर लेंगे कि भैया रिटायरमेंट के बाद तीर्थ यात्रा ही बहुत कुछ होगा भैया, उसके आगे हम कुछ करना नहीं चाहते हैं, बस हो गया। तो ये भी एक कंसिडर कर लेते हैं कि एक्सपेंसेस फ़िलहाल के लिए हम फिक्स ही रखते हैं कि 15,000 ये एक्सपेंसेस है, और जो इन्फ्लेशन बढ़ रहे हैं बस वो कंसिडर करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना करते हैं, बाकी आप रियल सिनेरियो में आप अपनी तरह से अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। बस ये एक चीज़ है जो हम इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है वो चीज़ समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। तो इसमें 10,000 सेविंग एवरी मंथ कर रहे हैं, जो कि हम लोग ने देख चुका है। हम लोगों ने ऊपर देखा ही है कि 10,000 मंथली सेविंग्स हैं उनकी, और इनकम टैक्स को फ़िलहाल के लिए इग्नोर करते हैं, ठीक है। फ़िलहाल के लिए इग्नोर करते हैं क्योंकि एक टाइम के बाद ऑफकोर्स इसकी सैलरी बढ़ के इनकम टैक्स स्लैब में भी जाएगा, बट वी आर इग्नोरिंग करंटली, ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं कि ये 8% भैया आप 20 साल तक आप कमाने वाले हो, कितना कमाओगे, कितना खर्चोगे और कितना आपके पास 20 साल बाद बचेगा। तो ऑफकोर्स हमने आपके लिए बहुत मेहनत की है, एक एक्सेल शीट तैयार की है। एक्सेल शीट में एक टेबुलर फॉर्म में हमने ये डेटा कलेक्ट किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सीरियल नंबर में आपको ईयर्स दिख रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ। ऑफकोर्स यहाँ पे जो ईयरली इनकम है, अगर 25,000 मंथली कमा रहे हैं तो इनका ईयरली इनकम जो होता है वो 3 लाख बनता है, ठीक है। ईयरली इनकम 3 लाख बन रहा है, और 15,000 मंथली एक्सपेंसेस के हिसाब से 15,000 इंटू 12 करेंगे, 12 महीने 15,000 एक्सपेंस कर रहे हैं वो, तो एक साल का 1,80,000 होता है। ईयरली सेविंग जो 10,000 महीना का सेविंग कर रहे हैं तो 12 महीने का 1,20,000 होता है। अब हमने क्या बोला था कि जो ये हमारे आर भाई हैं उनके जो सैलरी हाइक है वो 10% एवरी ईयर सैलरी हाइक हो रहा है। तो यहाँ पे 3 लाख में 10% का सैलरी हाइक हुआ है, दैट इज 3 लाख प्लस 30,000। 30,000 कहाँ से आया? 10% ऑफ 3 लैक्स, तो वो 30,000 होता है। तो 3,30,000 ये इसका सेकेंड ईयर का ईयरली इनकम हो गया। ये ईयरली एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा? 8% एक्सपेंसेस, 8% जो है इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, तो इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा? ईयरली एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा? 8% से बढ़ जाएगा, तो ये मेरा हो गया 194,400 रुपये। ईयरली सेविंग्स क्या हो जाएगा मेरा? ऑफकोर्स जो मेरा ईयरली इनकम है और ईयरली एक्सपेंसेस है, दोनों का डिफरेंस जो आएगा वही मेरा ईयरली सेविंग्स होगा। फिर सेम थिंग यहाँ पे थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा? 3,30,000 का 10% क्या होता है? 33,000, ठीक है। तो ये 3,30,000 में 33,000 ऐड हो जाएगा, 363,000। फिर 194,400 पे 8% का कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगा, तो 2,09,952। और इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं देखता हूँ तो 153,048 रुपीज़, ठीक है। इस तरह से मैं अगर कैलकुलेट करता हूँ 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर, 18, 19, 20 ईयर्स के लिए मैंने कैलकुलेट कर लिए हैं। अब मैं इन सारे ईयर्स का एडिशन कर दूंगा, ठीक है। एडिशन करने के बाद मुझे क्या मिलता है आप देखिए। Total savings in 20 years is nothing but 89 lakhs rupees 45,346 रुपीज़। समझ रहे हैं आप? मतलब 20 साल में इन्होंने कहीं इन्वेस्ट नहीं किया है, सिर्फ सेविंग किया है, तो उनके पास 89 लाख रुपीज़ 45,346 रुपीज़ है। समझ रहे हैं आप? अब हम इस चीज़ को थोड़ा ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट क्या करेंगे कि अब हम समझते हैं कि चलो ये भैया को बहुत पहले ही नॉलेज मिल चुका था, उन्होंने फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश को फॉलो कर लिया था, उनके सारे जो वीडियोस आते थे उन्हें प्रॉपर फॉलो कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें गेन कर रहे थे, नॉलेज ऐसे तैयार कर रहे थे। तो इससे उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ईयरली जो है इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया। तो हम देखते हैं भैया आपने क्या किया है ऐसा जो कुछ नया तो हुआ होगा इन्वेस्टमेंट से, तो देखते हैं। अच्छा ओके,
तो उन्होंने क्या किया है 12% ऑफ ROI पे 12% का ROI मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर क्या रिटर्न आ रहे हैं, 12% का रिटर्न मिल रहा है ईयरली। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है कि इनका ईयरली इनकम फिक्स है, ईयरली एक्सपेंसेस फिक्स है। ठीक है, उसमें से माइनस कर रहे हैं तो उनका सेविंग 1,20,000 है, जैसा कि हमने देखा था। अभी इन्होंने क्या किया, 1,20,000 को 12% के हिसाब से इन्वेस्ट करके रख दिया है। ठीक है, अभी वो इन्वेस्ट होने के बाद क्या होगा, 1 साल के बाद उस पर 12% का इंटरेस्ट मिलता है। फिर वो इंटरेस्ट प्लस सेकेंड ईयर का जो उसका सेविंग्स था, लाइक 3,30,000 और 194,400 को माइनस करके जो इनकम आएगा, जो सेविंग्स आएगा, प्लस 12% ऑफ 1,20,000 प्लस 12% ऑफ 1,20,000। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? मतलब फर्स्ट ईयर में उसने जो कंडीशन थी उसी में 1,20,000 का सेविंग्स कर रहा था। 1,20,000 को वो पहले अपने पास रख रहा था, लेकिन अब क्या कर रहा है, वो मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद क्या हो रहा है कि उसको 12% का इंटरेस्ट रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट के हिसाब से 12% इंटरेस्ट के हिसाब से रिटर्न्स मिल रहा है। अब ये क्या होगा, मेरा पहला साल तो मेरा 1,20,000 प्लस 12% ऑफ 1,20,000। ठीक है, ये टोटल अमाउंट मेरा फर्स्ट ईयर में हो गया। ये फर्स्ट ईयर में, ये जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट था, अब वो क्या कर रहा है कि सेकेंड ईयर में जो मेरा सेविंग्स हो रहा था उसको भी वो इन्वेस्ट कर दे रहा है 12% से। तो ऊपर जो मेरा इन्वेस्टमेंट के साथ जो अमाउंट है प्लस जो मेरा सेविंग्स हुआ था, वो दोनों मिला के 2,70,000। तो इसी तरह से फिर थर्ड वाला एग्जांपल जो है उसमें क्या है, फिर से मेरा 10% इंक्रीमेंट हुआ। ईयरली एक्सपेंसेस जो है वो 8% इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग मेरा बढ़ते जा रहा है। तो ये सेम एग्जांपल है, बट इसमें चेंजेस क्या हो रहा है कि वो एवरी ईयर जो है 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से उसको रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो वो कीप ऑन कंपाउंडिंग हो रहा है, मतलब इस पे 12%, फिर इन दोनों का ऐड करके उसके ऊपर 12%, फिर इन दोनों का ऐड करके उसके ऊपर 12%, मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज, जो हम बोलते हैं ना चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। तो आप यू नो द स्टेटमेंट ऑफ वन ऑफ द साइंटिस्ट कि कंपाउंडिंग का पावर कुछ अलग ही होता है। कंपाउंडिंग में जो पावर है वो यू कांट प्रेडिक्ट, अभी आपको दिख जाएगा। अब मैं आगे जो बोलने जा रहा हूँ उसके हिसाब से, तो इस तरह से जो है ईयरली उनका कंपाउंडिंग हो रहा है 12%, फिर उस अमाउंट पे 12%, फिर जो अमाउंट नया अमाउंट जनरेट हुआ है उसके ऊपर 12%, कंटिन्यू करते 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 साल तक उनको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता ही रहा। वो तो आफ्टर 20 ईयर्स, हाँ, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके पास कितना वेल्थ जनरेट हो रहा है। You can see that the total savings in 20 years by investing the 12% per annum return on investment, compounding की वजह से उन्हें कितने उनका जो आइडल अमाउंट जो था, जो पिछले स्लाइड में हम लोग ने देखा 89,45,346 रुपीज़ बना था, जो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि 90 लाख पकड़ लो आप राउंड फिगर, तो 90 लाख था वो। अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता, ठीक है, अगर जो आर भाई हैं वो अगर इन्वेस्टमेंट करते तो उन्हें 20 ईयर्स के बाद कंपाउंडिंग की वजह से 2,13,43,850 रुपये मिलते। मतलब कैन यू इमेजिन, हाँ 89 लाख के 2,13,00,000, 2 करोड़ राउंड फिगर आप बोल दो ना, 2.25 लाख है, 2,14 लाख पकड़ लो, 2,14 लाख, 2 करोड़ 14 लाख। तो कहाँ 89 लाख, 90 लाख, और कहाँ 2 करोड़ 14 लाख। तो आपको क्या प्रीफर है, क्या 90 लाख लेके बैठने वाले हो 20 साल के बाद, ये 2 करोड़ 13 लाख मिल रहे हैं वो? तो दिस इज द पार्ट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जहाँ पे लोग समझ नहीं पाते हैं कि इन्वेस्टमेंट भी हमारे लाइफ का उतना ही ज़रूरी हिस्सा है जितना अर्निंग करना, जितना सेविंग करना बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लेकिन सेविंग के साथ साथ
पैसे को काम पे लगाओ यार, पैसे को काम पे लगाओ सो दैट योर मनी विल वर्क फॉर यू। ठीक है। आप अपने पैसे को काम पे लगाओ सो दैट पैसा आपको पैसा कमा के देगा। जैसे आप देख रहे हो कि जो आपका 89 लाख रुपीज़ था वो आपने मार्केट में लगाया है। ठीक है, मार्केट में अब कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, या फिर कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं मार्केट में, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं या फाइनेंशियल सेगमेंट्स हैं जहाँ जहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। वी विल एजुकेट यू, हम लोग आपको रास्ता दिखाएंगे, बाकी डिसीजन आपको खुद से अपना मेक करना है। तो दिस ऑल अबाउट दी वाई इन्वेस्टमेंट इज़ नीडेड। ठीक है, तो ये रीज़न होता है कि आपको वहाँ पे डायरेक्टली ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि 2 गुना से ज़्यादा रिटर्न है आपके पास। ये 90 लाख का अगर डबल भी करोगे तो 1 करोड़ 80 लाख रुपये पर, बट आपके पास कितना है, 2 करोड़ 13 लाख। ठीक है, इट इज़ अराउंड 2.25 टाइम्स ऑफ योर बेसिक अमाउंट जो आपने आइडल रख के 90 लाख किए हुए हैं। तो इट इज़ द फिगर इन फ्रंट ऑफ यू, इट इज़ द पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू, कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पिक्चर में आपको समझ में आएगा कि मेरे पैसे अगर ऐसे ही पड़े रहते तो क्या होता, और अगर मैं वो इन्वेस्ट करता तो क्या होता। आज के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिसका नाम आप ज़रूर ही सुने होंगे, राकेश झुनझुनवाला है एंड ऑल। तो इस तरह के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे कुछ पुराने लोग हैं जिन्हें ये इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी और इन्वेस्टमेंट करना, कहाँ करना, कितना रिटर्न्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा चीज़ें का नॉलेज नहीं था, जिसकी वजह से उनका 90 लाख ही रह गया, और जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उनका 90 लाख 2 करोड़ 14 लाख बन गया है भाई। तो जागो, जब जागो तब सवेरा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि वाई इन्वेस्टमेंट इज़ नीडेड। देख सकते हैं, अब इसके आगे तो मैं क्या ही बोलूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो मार्केट में जो हम बात कर रहे थे कि लोग बहुत ही आने से डरते हैं, लोगों के मन में अजीब तरह की धारणाएं होती हैं। ऑफकोर्स जैसे अभी किसी जगह पे हम गए नहीं हैं तो उसके बारे में जो हम सुनेंगे वही हम सच मान लेते हैं, अनलेस एंड अनटिल जब तक हम उसके बारे में स्टडी नहीं करते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें होती हैं कि फाइनेंशियल मार्केट के बारे में लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होती, उनको उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होता है। लेकिन वो नॉलेज किस हद तक चाहिए, ये भी एक डर रहता है उनको कि अरे नहीं, नॉलेज तो एकदम डीप नॉलेज चाहिए, फाइनेंस में MBA की डिग्री चाहिए, MBA की डिग्री करके ही हम फाइनेंशियल मार्केट को समझ पाएंगे। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम किस बेसिस पे कह सकते हैं, कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो इसमें हम देखते हैं कि कुछ मीथ्स हैं, कुछ झूठी धारणाएं हैं लोगों के मन में, कुछ फैक्ट्स हैं, उसी के अगेंस्ट में सच क्या है वो हम देखेंगे। तो पहली धारणा तो ये है कि हम फाइनेंशियल एजुकेशन लेने के लिए या फाइनेंशियल मार्केट में एंटर करने के लिए हमारा बैकग्राउंड फाइनेंशियल होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब एक मार्केट में सक्सेस होने के लिए मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड से होना, इट इज़ ए टोटली मिथ। एंड व्हाट इज़ द फैक्ट अबाउट इट इज़ कि ये जो फाइनेंशियल एजुकेशन है मुझे किसी भी सोर्स से मिल सकता है, यूट्यूब पे मिल सकता है, किसी बुक से मिल सकता है, कहीं लाइब्रेरी में कोई मुझे बुक मिल गई है इससे रिलेटेड, वहाँ मैं पढ़ के ये नॉलेज ले सकता हूँ। ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जहाँ मैं पढ़ के ये सारा नॉलेज ले सकता हूँ। बहुत सारे बुक पब्लिश होते हैं, बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश होते हैं जिसके थ्रू मैं ये नॉलेज ले सकता हूँ। तो देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन लर्न द फाइनेंशियल एजुकेशन। एंड ऑफकोर्स मुकेश, फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के साथ जुड़ने के बाद आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा के बताई जाने वाली हैं। तो ऑफकोर्स हम हमारे साथ जुड़े रहिए। तो हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा कि बहुत सारे लोगों के मन में ये भी धारणाएं होती है कि अरे नहीं, मार्केट में एंट्री तभी करो यार जब वो पूरी तरह गिरा हो, वही एक अच्छा। ऑफकोर्स ये नहीं, ये सच में सही बात है कि लेकिन
that is not only the time where you can enter the market. आपको कब गिरेगा नहीं गिरेगा, आप 10 साल बाद गिरेगा तो क्या आप 10 साल बाद जाओगे? अरे तब तक आपका आधा इनकम वैसे का पड़ा का पड़ा रह जाएगा, आप किधर इन्वेस्ट करते? तो दिस इज नॉट द यू कैन से कि मेजर पैरामीटर है कि टाइमिंग इज द मार्केट। समझ रहे हो कि एक टाइमिंग में ही मार्केट में एंटर करने से मुझे सक्सेस मिलेगा। इट इज़ नॉट द फैक्ट अबाउट दिस फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, तो ये हमको समझना है कि एक्चुअल फैक्ट क्या है। तो ऑफकोर्स मार्केट जो है कभी भी कंसिस्टेंट नहीं होता है, उसको कंसिस्टेंटली आपको मिलेगा नहीं, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। तो वो सारी चीज़ें क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, वही सारी चीज़ें हमको समझनी होती है। कौन सारे फैक्टर हैं, कौन से सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम समझ नहीं पाते या फिर जो हमसे मिस हो रहा है कि अरे यार ये ऐसा होता है तो ये ऐसा होता है। मार्केट अप जाता है, क्यों जाता है? अगर मार्केट में ऐसी न्यूज़ आई तो क्या होगा, अप जाएगा डाउन जाएगा? तो ये बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं रिलेटेड टू द कंपनी, रिलेटेड टू द स्टॉक्स और क्रिप्टो, वॉट एवर यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट। या कोई म्यूचुअल फंड है तो उसके पोर्टफोलियो में कौन कौन सी कंपनीज है, वो कंपनीज के साथ क्या हो रहा है, उसका ओवरऑल जो एक इंडेक्स जैसे काम करता है वैसे आपका म्यूचुअल फंड काम करता है। तो उस तरह से बहुत सारी नॉलेज है जो आपको मिलेगी। ऑफकोर्स जुड़े रहिए हमारे साथ। तो अब तक आपको समझ में ही आ रहा होगा कि किस तरह से हमारा फ्लो है, किस तरह से हमारा समझाने का स्ट्रैटेजी है, जो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं वहाँ कमेंट करके आपको आंसर दूंगा, या फिर इसी एजुकेशन इसी पार्ट का एक सब पार्ट का वीडियो बना के आपके क्वेश्चंस को आंसर करूँगा वहाँ पे। तो ये टू वे कम्युनिकेशन होगा तो वो मेरे लिए भी बेटर है और आपके लिए भी, आपके एजुकेशन के लिए, आपके नॉलेज के लिए भी बेटर है। तो आई थिंक ये टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, आप देख रहे हो, तो आपको कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे तो वो क्वेश्चंस आप पूछिए तो कमेंट बॉक्स, इस तरह से आप क्वेश्चन पूछिए। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी हैं, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेजेस हैं, वहाँ पे आप कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ऑफकोर्स मैं डालता हूँ हर बार, तो सो दैट किसी से मिस नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि ऐसे भी पॉइंट्स होते हैं लोगों के मन में कि अरे ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, ये पिछले 5 साल में मतलब 3 से 4 गुना पैसे कर चुकी है, 3 से 4 गुना रिटर्न दे चुकी है, तो 100% ये आगे भी 4 से 5 गुना रिटर्न देगी ही देगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पास्ट परफॉर्मेंस नेवर गारंटीज द फ्यूचर रिजल्ट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि आज क्या हो रहा है कंपनी में, आज कंपनी ने क्या डिसाइड किया है कि अगले 5 साल में क्या करने वाली है। तो उस तरह की सारी चीज़ें स्टडी करने जैसी चीज़ें होती हैं, और जो वो डिसाइड करते हैं जो कंपनी के ऊपर, फॉर एग्जांपल आज मैंने स्टार्ट किया कोई कंपनी और उसमें बहुत अच्छा करते जा रहे हो, लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऑफकोर्स मेरा वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन कहीं अगर मुझसे कुछ गलती होती है या फिर मेरे कंपनी के बारे में कुछ प्रोडक्ट किसी तरह का, या फिर हमारे कुछ एक होता है टेम्परेरी टाइम के लिए हमारी कंपनी में कुछ इधर से उधर हुआ, तो उसकी वजह से लोगों में एक इमोशनल एक बिहेवियर होता है जिसकी वजह से लोग घबरा जाते हैं और अपने पैसे सेल ऑफ करने चालू कर देते हैं। इस तरह से मार्केट अप एंड डाउन। तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल एनालिसिस, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट आई एम सेइंग कि पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट द इंडिकेटिव ऑफ द फ्यूचर रिजल्ट्स। तो ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए लोगों को। एक्टिव ट्रेडिंग इज द बेस्ट वे टू जनरेट द रिटर्न, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मतलब आप कंटिन्यूसली एक्टिवली ट्रेडिंग कर रहे हो, ऑफकोर्स जो एक प्रो ट्रेडर बन चुके हैं, जिसको थ्रू आउट नॉलेज मिल चुका है, हर एक चीज़ डीप डाइव तक पता है, वो कर सकते हैं, नो डाउट। बट इनिशियल लेवल पे बिल्कुल भी नहीं। आप लॉन्ग टर्म के लिए जाओ, डाइवर्सिफाई करो अपने इन्वेस्टमेंट, अपने स्ट्रैटेजीज बदलो। ठीक है,
एक लॉन्ग टर्म व्यू से आप इन्वेस्टमेंट करो, सो दैट 110% आपको वो एक अच्छा रिटर्न देगा ही देगा आगे के 15 साल बाद, 20 साल बाद। अगर आज आप कुछ भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा ही देगा। तो वो सब ये सारी चीज़ें क्या होती है कि एक एजुकेशन बेस होती है। मेरा जो फंडामेंटल है वही अगर मजबूत रहेगा तो फिर ऑफकोर्स मैं बहुत ही अच्छा कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह की माइंडसेट लेके हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो ऑफकोर्स हमने वाई इन्वेस्टमेंट इज नीडेड एंड the myth and facts of the financial education, financial market education सारे कवर कर दिए। तो लास्ट पॉइंट जो हमारा बचा है कि एडवांटेजेस क्या है। यार ये मैं इतना पढ़ते जा रहा हूँ, इसका नॉलेज गेन कर रहा हूँ, लेकिन इसके एडवांटेज क्या मिलने वाला है? इन्वेस्ट भी कर दिए, इन्वेस्ट में रिटर्न भी मिल गया। देखिए एडवांटेज ऑफकोर्स एडवांटेज है यार, अरे थोड़ा सब्र रखो यार। तो एडवांटेज ऑफकोर्स इतना मेहनत करेंगे, एडवांटेज भी नहीं है, कैसे चलेगा यार। तो यहाँ पे जो एडवांटेज हमको मिल रहा है टू ग्रो एंड प्रिजर्व द वेल्थ। ठीक है, हमारे जो वेल्थ हैं, जो हमारे पैसे हैं, जो ऐसे आइडल रखे हुए थे 89 लाख रुपीज़ को आपने कितना कर दिया? 2 करोड़ 14 लाख में कन्वर्ट कर दिया है। दिस इज नॉट ए स्मॉल थिंग। ठीक है, ये कोई छोटी बात नहीं है जो आपने 90 लाख को आपने 2 करोड़ 14 लाख में कन्वर्ट कर दिया यार। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बात करेंगे तो इट इज़ टू अचीव दी फाइनेंशियल गोल्स। फाइनेंशियल गोल्स में तो समझ रहे हो आप कि आपके कुछ तो माइंड में होगा कि मेरे बेटे की शादी है, मेरी बेटी को बहुत ही आगे तक पढ़ाना है, अब्रॉड भेजना है स्टडी के लिए। ठीक है, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए। तो कुछ टाइम के बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा तो उसके लिए भी कुछ सेविंग करना है। तो उस तरह के जो हमारे पोर्टफोलियो जनरेट होने लगते हैं ना एक्सपेंसेस के, तो वो हमारे कवर हो जाते हैं ये रिटर्न्स मिलने से, क्योंकि आपका मल्टीप्लाई हो रहा है ना मनी, और मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑफकोर्स आपका वेल्थ जनरेट हो रहा है। वेल्थ जनरेट हो रहा है तो आपके पोर्टफोलियो ऑफकोर्स फुली सेटिस्फाइड होंगे ना, कि आपका जो रिक्वायरमेंट है फ्यूचर में वो सारे पूरे होंगे। अगर आपके पास पैसे होंगे तो आपका सारा रिक्वायरमेंट पूरा होगा ही। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि 90 लाख को आप 2 करोड़ 14 लाख कर रहे हो, उस एग्जांपल में, पीछे के एग्जांपल में जो हमने देखा है, तो बस आप इनकम ही जनरेट कर रहे हो, एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर रहे हो, आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर रहे हो। ठीक है, आपका जो भी पोर्टफोलियो है मार्केट में, आपको लगता है कि नहीं ये परफॉर्म नहीं करेगी आगे के 10 साल में, ये परफॉर्म करेगी, वहाँ से डाइवर्सिफाई कर दो। तो लोगों को कुछ फाइनेंशियल स्ट्रेसेस रहते हैं कि अरे यार 10 साल बाद क्या होगा, अभी ऐसे प्रॉब्लम्स है 10 साल बाद। तो मार्केट क्रैश हो गया और बहुत ही अच्छे दामों में अच्छी कंपनी के बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में अच्छी कंपनी के स्टॉक्स हमें मिल जाते हैं। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि जैसे जो 400 रुपये में जो स्टॉक मिल रहा था वो मुझे 150 रुपये में, 100 रुपये में, मतलब ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना लोअर प्राइस में मुझे मिलेगा। सो दैट कभी ना कभी फिर से वो 3 से 4 गुना होगा। तो आज अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा लेता हूँ तो ऑफकोर्स मेरा मनी मल्टीप्लिकेशन तो होगा ही होगा। और जैसे आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स कि अगर आपका 8% ही इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और आप यहाँ से 12% 15% इंटरेस्ट रेट से रिटर्न निकाल पा रहे हैं, तो ऑफकोर्स आपके ऊपर तो इन्फ्लेशन का मार कभी पड़ेगा ही नहीं, दैट इज़ फॉर श्योर ना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने देखी फर्स्ट सेशन में। और इसमें आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है, इससे रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिए, या फिर हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आप ये सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये सारे हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम पेजेस हैं, यूट्यूब चैनल से, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। 100% मैं आपको रिप्लाई करूँगा वहाँ पे।
तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के साथ जुड़ने के लिए, और हमें इसी तरह से मोटिवेट करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, सो दैट मैं इससे भी अच्छे और हाई टेक्नोलॉजी ड्रिवन वीडियोज़ आप तक पहुंचा सकूं।